हेलो स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन समझने के लिए जो पुष्प की संरचना है उस पुष्प की संरचना को रिकॉल करेंगे। एक पुष्प रूपांतरित प्ररोह है, ऐसा रूपांतरित प्ररोह है जिसकी वृद्धि सीमित होती है। पुष्प पौधे से या पादप से जिस एक तंतुनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होता है उस संरचना को पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का शीर्ष भाग, जो शीर्ष भाग चपटा होता है, चौड़ा होता है, जिस पर पूरा पुष्प विकसित होता है, उस संरचना को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर पुष्प में विभिन्न भाग विभिन्न चक्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सामान्यतः इन चक्रों की संख्या 4 होती है। सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो सबसे बाहरी चक्र है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज से अंदर की ओर जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहते हैं और दलपुंज का प्रत्येक चक्र दल कहलाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनके रंग अलग अलग फूलों के अंदर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग पौधों के जो फूल हैं उनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज का रंग अलग अलग होता है। तो ये तो सबसे बाहरी 2 चक्र हुए पुष्प के। उससे अंदर की ओर जो तीसरा चक्र होता है उस तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं। उसमें प्रत्येक सदस्य को, पुमंग के प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। ये आप पुंकेसर देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये कई पुंकेसर बने हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से लंबी शाखा जैसी संरचना, तंतु जैसी संरचना दिख रही है और इसके ऐसे शीर्ष पे ये उभार है। तो ये जो उभार है, उभरी हुई जो संरचना है, ये परागकोश है और ये तंतुनुमा संरचना पुतंतु के नाम से जानी जाती है। परागकोश और पुष्प को आपस में जोड़ने का कार्य ही पुतंतु करता है। इन परागकोश के में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और ये हुआ तीसरा चक्र। और जो चौथा और अंतिम चक्र पुष्प में होता है वो चक्र होता है जायांग और इसका प्रत्येक सदस्य अंडप के नाम से जाना जाता है। अंडप में जो सबसे आधार भाग है, ये फूला हुआ भाग आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर ये जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं लगी हुई है, ये सभी संरचनाएं बीजांड हैं जो कि आगे विकसित होकर बीजों का निर्माण करेंगी। इस अंडाशय से ऊपर की ओर ये जो लंबी पतली नलिका नुमा संरचना है इसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका का जो शीर्ष भाग है वो चपटा होता है, कुछ के अंदर रोमिल होता है, चिपचिपा होता है, विभाजित होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पराग कणों को अंकुरित होने के लिए स्थान प्रदान करता है। वर्तिका पराग नलिका को वृद्धि के लिए स्थान प्रदान करती है। और अंडाशय में बीजांड होते हैं और बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो इस प्रकार ये हमने पुष्प की संरचना को रिकॉल किया। पुष्प दोबारा से एक बार यदि बात करें तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र में से बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक चक्र होते हैं और पुमंग और जायांग जनन चक्र होते हैं। पुमंग के प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। अलग अलग पौधों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। और जायांग के प्रत्येक सदस्य को अंडप कहा जाता है। अलग अलग पौधों के पुष्पों में अंडपों की संख्या भी अलग अलग होती है। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, उससे नीचे की ओर लंबी पतली नलिका वर्तिका और उससे नीचे की ओर फूला हुआ भाग अंडाशय। अब आगे पुष्प की संरचना पढ़ने के बाद हम आगे चलें तो अब बात करेंगे हम नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की 2 टॉपिक्स के अंदर बात करेंगे, संरचना और विकास। इस तरीके से इस नेक्स्ट टॉपिक को हम 2 मेजर टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक अपना रहेगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास
और दूसरा टॉपिक रहेगा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। और नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास को हम ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स के अंतर्गत इसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास की। नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास को समझने के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर जो कि पुमंग का ही प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुंकेसर में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु क्या? परागकण, जो कि नर युग्मकोद्भिद होते हैं। पुंकेसर की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं। ये ऊपर की ओर जो उभरी हुई संरचनाएं हैं, ये उभरी हुई पूरी संरचना परागकोश कहलाती है। ये परागकोश 2 भागों के अंदर विभाजित होता है। सामान्यतः वो प्रत्येक भाग परागकोश की पाली कहलाता है। इस प्रकार ये एक संरचना और ये दूसरी संरचना, ये दोनों परागकोश की पालियां है। परागकोश की पालियां, जो 2 पालियां हैं, वो फिर से 2-2 कोष्ठों के अंदर बटी हुई होती है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कैविटीज होती हैं, 4 गुहाएं होती हैं और ये परागकोश की दोनों पालियां आपस के अंदर एक योजी उत्तक के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इन परागकोशों को पुष्प से जोड़ने का जो कार्य करता है, वो कार्य करता है ये लंबी पतली संरचना, जिसे हम तंतु कहते हैं। तो इस प्रकार ये पुंकेसर की संरचना है। यहाँ यदि हम इस परागकोश को इस प्रकार से इसका अनुप्रस्थ काट लिया जाए, यहाँ से इसको इस प्रकार यदि काट दिया जाए, तो इसकी संरचना किस प्रकार से आगे दिखाई देती है। यदि इस परागकोश को काट दिया जाए तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 1, 2 और 3 और ये 4 इस प्रकार गोलाकार संरचनाएं दिख रही है। ये क्या है? चारों की चारों परागकोश के अंदर उपस्थित कोष्ठ हैं, जिन कोष्ठ को हम लघु बीजाणुधानियां भी कहते हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं और लघु बीजाणुओं को ही पराग कण कहा जाता है। यहाँ यदि हम इस परागकोश के टीएस की बात करें, अनुप्रस्थ काट की बात करें, तो यहाँ इस प्रकार से ये संरचना हमें दिखाई देती है। ये जो परागकोश है, ये परागकोश सबसे बाहरी जिस परत से घिरा हुआ होता है, उस बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। एक परतीय स्तरीय होता है। उससे अंदर की ओर जो दूसरी परत होती है, वो अंतस्थीशियम परत होती है। वो अंतस्थीशियम परत भी एक परतीय होती है। लेकिन अंतस्थीशियम परत की क्या विशेषता होती है कि ये जो परत है, ये परत नमी को अवशोषित कर लेती है, नमी को अवशोषित कर सकती है ये। और जब ये शुष्क अवस्था में आती है तो परागकोश स्फुटन का कारण बनती है। अंतस्थीशियम से अंदर की ओर मध्य स्तरें पाई जाती हैं। ये मध्य स्तरें 1 से लेकर 3 स्तर की होती हैं। और उससे अंदर की ओर जो चौथी परत होती है, उस चौथी परत को हम टैपिटम के नाम से जानते हैं। ये टैपिटम इस बीजाणुधानी को घेरे हुए रहता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3 और ये 4 इस प्रकार की बीजाणुधानियां इसमें है। कुछ पौधों के परागकोश जो कि द्विपालित नहीं होते हैं, ऐसे परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल 2 होगी। तो ये जो 2 लघु बीजाणुधानियां हैं, ये एक परागकोश पाली में है, ये दोनों लघु बीजाणुधानियां एक परागकोश धानी में, और दोनों के दोनों परागकोश जो हैं वो संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इन लघु बीजाणुधानी के अंदर ये जो स्पेस है पूरा का पूरा, यहाँ जो उत्तक भरा हुआ रहता है, उस उत्तक को बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है। परागकोश की संरचना का
यदि हम और विस्तृत अध्ययन करें तो सबसे पहले परागकोश एक बाहरी परत से आवृत होता है जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, और इस बाह्य त्वचा से अंदर की ओर सारा का सारा जो ऊतक होता है वो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। इस अविभेदित समूह में से एक कोशिका सक्रिय होती है जिसे प्रपशु कोशिका कहते हैं, और फिर प्रपशु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक ऐसी कोशिका जो कि इन चारों भित्तियों का निर्माण करेगी, और दूसरी कोशिका जो बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करेगी। परागकोश की भित्ति में सबसे जो बाहरी परत है ये बाह्य त्वचा, ये एकल परत होती है और परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। इससे अंदर की ओर ये एंडोथीशियम होती है जो कि एकल परत होती है, लेकिन इसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं, आर्द्रताग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि परागकोश के परिपक्व होने पर स्फुटन का कार्य करती है। इससे अंदर की ओर ये 1 से 3 परतें मध्य स्तरें होती हैं जो कि अंदर लघु बीजाणुजन ऊतक की सुरक्षा का कार्य करती हैं, और सबसे अंदर की ओर ये जो बड़ी कोशिकाएं नजर आ रही हैं इस डायग्राम के अंदर, जिनका केंद्रक एकदम स्पष्ट है, बड़ी कोशिकाएं हैं, ये टैपिटम की कोशिकाएं हैं। ये परत टैपिटम की परत कहलाती है, और ये पराग कणों की सुरक्षा का, पराग कणों के पोषण का कार्य करती है। साथ ही इस टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा एक स्पोरोपोलिनिन नाम का विशेष रासायनिक पदार्थ पराग कणों की बाहरी भित्ति के ऊपर स्रावित होता है। तो इस प्रकार ये अंदर की ओर जो बीजाणुजन ऊतक है, इससे भविष्य में पराग कणों का निर्माण होना है। इस बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के नाम से जानी जाती है। वो विभाजित होगी और विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर 2 लगातार विभाजन होते हैं, उसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से ये पराग कण बनाते हैं। जब पराग कोश स्फुटित होते हैं यहाँ से, तो ये पराग कण जो है वो इस प्रकार पराग कोश से मुक्त होते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं। तो इस प्रकार ये परागकोश की संरचनाएं है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब प्रक्रिया की लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय संपन्न होने से 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होगा। ये चारों अगुणित केंद्रक 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, और ये चारों चूंकि समूह में रहते हैं तो इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपस के अंदर कैलोज नाम के एक पदार्थ के कारण आपस में चिपके हुए रहते हैं। जब ये लघु बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश स्फुटित होने की अवस्था में आ जाते हैं, उस समय ये कैलोज नाम का जो पदार्थ है, ये कैलोज नाम का पदार्थ अपघटित हो जाता है, और ये परागकण मुक्त हो जाते हैं, जो कि अब आकार के अंदर बड़े हैं। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन क्या है? परागकोश की लघु बीजाणुधानी में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है।
प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है, और जो लघु बीजाणु हैं वो लघु बीजाणु अगुणित हैं। ये लघु बीजाणु 4 के समूह में रहते हैं और इन्हें लघु बीजाणु के नाम से जाना जाता है। ये लघु बीजाणु चतुष्क में 5 प्रकार से लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं। जैसे सबसे पहले प्रकार की बात करें तो वो है चतुष्फलकीय। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सामने 1, 2, ये 3 लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, और चौथा जो लघु बीजाणु है वो इनसे पीछे की ओर होता है। तो इस प्रकार की संरचना चतुष्फलकीय संरचना। दूसरा जो प्रकार है वो है समद्विपार्श्विक। इसके अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई। तीसरे प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क होता है क्रॉसित प्रकार का, जिसके अंदर 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। जैसे ये 2 लघु बीजाणु ऊपर की ओर हैं और बिल्कुल इसके नीचे की ओर 2 लघु बीजाणु हैं, और चारों के चारों आपस में समकोण पर हैं। चौथा प्रकार है टी आकार का। इसमें ऊपर के 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ रूप में होते हैं, लेकिन नीचे के जो 2 हैं वो नीचे के 2 अनुप्रस्थ रूप में हैं और ऊपर के 2 लंबवत रूप में हैं। और इसी प्रकार से जो 5वां प्रकार है वो 5वां प्रकार है रैखिक, जिसके अंदर चारों के चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में होते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं। अब पराग कोश स्फुटित किस प्रकार से होते हैं, कौन से ऐसे विशेष भाग हैं या विशेष संरचनाएं बनती हैं जिससे पराग कोश स्फुटित होते हैं। तो परिपक्व पराग कोश की भित्ति के फटने की जो प्रक्रिया है उसे पराग कोश स्फुटन कहते हैं। और पराग कोश अलग अलग पादपों में निम्न 4 प्रकार से स्फुटित हो सकता है। इसमें सबसे पहला प्रकार है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन में ये जो पराग कोश की पालियां हैं इनमें ये इस प्रकार से, जैसे कि डायग्राम में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, इस प्रकार से अनुप्रस्थ दरार बन जाती है और इन दरारों से परागकण बाहर मुक्त होते हैं। दूसरा प्रकार है लंबवत स्फुटन। इसमें ये परागकोश की इस प्रकार लंबवत अक्ष के समानांतर ये इस प्रकार से ही दरार बनती है। ये 2 दरार जैसे इस प्रकार इस डायग्राम में नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार से इन लंबवत दरारों से परागकण बाहर आते हैं। तीसरा प्रकार जो छिद्रमय स्फुटन है उसके अंदर इन परागकोश की पालियों पर इस प्रकार से छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों से परागकण बाहर मुक्त होते हैं। चौथा और अंतिम प्रकार है कपाटीय स्फुटन, जिसके अंदर ये इस प्रकार कपाट जैसी संरचनाएं इन परागकोश से खुलती हैं और इन कपाटों के द्वारा परागकण बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से ये परागकोश परिपक्व होकर और परागकोश की भित्ति फटने से परागकण बाहर मुक्त होते हैं और इन परागकणों को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। जो परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं वो एक कोशिक होते हैं, एक केंद्रिक होते हैं। और यहाँ हम इस परागकण की संरचना देखें तो ये परागकण एक केंद्रिक है, एक कोशिक है, अगुणित है और इसमें इस प्रकार ये 2 भित्तियों का आवरण होता है। जो बाहरी भित्ति है उसे बाह्य चोल कहते हैं और बाह्य चोल के संबंध में एक बहुत ही विशेष बात आती है कि इसमें स्पोरोपोलिनिन नामक एक पदार्थ का जमाव पाया जाता है जो कि इसको भौतिक और जैविक अपघटन के से प्रतिरोधी बनाता है। यानी कितने सालों भी परागकण बिना नष्ट हुए बिना रह सकते हैं। और इससे अंदर की ओर ये जो परत है ये अंतःचोल के नाम से जानी जाती है। और ये जो अंतःचोल है ये अंतःचोल सेलुलोज का बना हुआ पतली झिल्ली होती है। इस परागकण में समसूत्री विभाजन होने से परागकण का केंद्रक 2 केंद्रकों के अंदर विभाजित हो जाता है, 2 बराबर केंद्रक। और इन केंद्रकों एक
जो केंद्रक है उसे कायिक केंद्रक कहते हैं, दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। लेकिन जब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो वो कोशिका द्रव्य विभाजन असम्मित होता है, यानी एक भाग में ज्यादा कोशिका द्रव्य और दूसरे भाग में कम कोशिका द्रव्य। तो उससे ये इस प्रकार जो परागकण की दो कोशिकीय अवस्था बनती है, उस अवस्था के अंदर एक कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी है, अधिक कोशिका द्रव्य वाली है, लेकिन डीएनए की मात्रा दोनों में समान है, और दूसरी कोशिका ये जनन कोशिका होती है। अगला जो विभाजन है जो कि समसूत्रीय द्वितीय है, वो जनन कोशिका में होगा, कायिक कोशिका में नहीं होगा। तो कायिक कोशिका क्या कार्य करेगी? ये कायिक कोशिका इस प्रकार से चित्र के अनुसार परागनलिका की वृद्धि का कार्य करेगी, यानी कायिक कोशिका परागनलिका बनाती है। और ये जनन कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होने से ये दो कोशिकाएं यहाँ बनेंगी, और इन दोनों कोशिकाओं को अब नर युग्मक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। धन्यवाद।